बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं डिंगरा के चैप्टर नंबर 10 की पार्ट 2 वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन की। अब ये नाम से ही ज़ाहिर है कि एक तो मिडल ईयर क्लेफ्ट की इन्फ्लेमेशन है, लेकिन उसके साथ इफ्यूजन प्रेजेंट है, यानी कुछ सिक्रेटरी एक्टिविटी का मसला चल रहा है। तो इसके कुछ और नाम भी है कि सीरस ओटाइटिस मीडिया भी बोलते हैं, उसके अलावा सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया भी बोलते हैं, म्यूकोइड ओटाइटिस मीडिया भी बोलते हैं, इसको हम ग्लू ईयर भी बोलते हैं। ग्लू ईयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। अब ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें नॉन पुरुलेंट एफ्यूजन हो जाती है मिडल ईयर क्लेफ्ट में। मिडल ईयर हमने पहले भी डिस्कस किया कि मिडल ईयर क्लेफ्ट को हम क्या कहते हैं कि मिडल ईयर क्लेफ्ट क्या होता है कि उसके अंदर ये वाले सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं इसके अंदर? तो यूस्टेकियन ट्यूब आती है, मिडल ईयर आता है, उसके अलावा एटिक वाला पोर्शन, एडिटस वाला पोर्शन, एंट्रम वाला और मेस्टोइड एयर सेल्स वाला पोर्शन मिलजुल के सारे मिडल ईयर क्लेफ्ट की फॉर्मेशन करवाते हैं। अब इसके अंदर एक तो नॉन प्लूरल इफ्यूजन होती है, यानी नॉन प्लूरल डिस्चार्ज की एक्यूमुलेशन होती है। अब ये वाला जो इफ्यूजन है वो थिक एंड विसिड होता है, उसके अलावा कुछ मौक़ों पर ये थिन एंड सीरस भी हो सकता है। इसमें कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता, यानी ये स्टीराइल होता है। ये ज़्यादातर स्कूल गोइंग बच्चों में हमें नज़र आता है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो पैथोजेनेसिस इसकी दो तरह से हो सकती है कि यूस्टेकिन ट्यूब का फंक्शन ख़राब हो गया, ठीक है। यानी यूस्टेकिन ट्यूब का फंक्शन यही होता है ना कि वो मिडल ईयर को उसके अंदर वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी एरेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, और उसके अंदर से जो फ्लूइड होता है वो ड्रेन कर रहा होता है, तो उसका फंक्शन ख़राब हो गया। उसके अलावा सिक्रेटरी एक्टिविटी मिडल ईयर की बहुत ज़्यादा हो गई है। सिक्रेटरी एक्टिविटी कैसे ज़्यादा हो सकती है कि उसके अंदर ये जो म्यूकस और जो सीरस सिक्रेटिंग सेल्स हैं वो ज़्यादा हो गया, तो उसके रिस्पॉन्स में भी ये वाली कंडीशन डेवलप हो सकती है। अब इसकी एटियोलॉजी की बात कर लेते हैं कि स्टेकिन ट्यूब का माल फंक्शन किन कंडीशन में हो सकता है कि एडिनॉइड्स बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं तो वो स्टेकिन ट्यूब को बंद कर रहे हैं, उस कंडीशन में हो सकता है। क्रोनिक राइनाइटिस और साइनसाइटिस भी स्टेकिन ट्यूब को बंद कर सकता है। उसके अलावा टॉन्सिल उस जगह पर नेजोफेरिंक्स में पड़े होते हैं, वो अगर इनलार्ज होंगे तो वो मैकेनिकली ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे सॉफ्ट पैलेट की मूवमेंट को। उसके अलावा यूस्टेकियन ट्यूब की ओपनिंग को वो फिजियोलॉजिकली बंद कर देंगे। उसके अलावा नेजोफेरिंक्स में कोई भी बिनाइन या मलिग्नेंट ट्यूमर प्रेजेंट है वो भी इसको करवा सकता है। उसके अलावा पैलेट के कोई डिफेक्ट है, जैसे क्लेफ्ट पैलेट, यहाँ पर पैलेटर पैरालिसिस हुआ हुआ सॉरी। क्लेफ्ट पैलेट में हमें पता है कि क्या होता है कि जो टेंशन वाला पैलेटी नहीं होता उसका फंक्शन भी ख़राब हुआ होता है, तो अल्टीमेटली जो यूस्टेकियन ट्यूब का फंक्शन है वो ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट एलर्जी की कंडीशन में हो सकता है। एलर्जी में क्या होता है कि एलर्जी के सीजनल होती है, कुछ लोगों को मौसम में होती है, उसके अलावा थ्रू आउट द ईयर भी प्रेजेंट होती है किसी इनहेलेंट के अगेन या फूड स्टफ जैसे बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अब इसके रिजल्ट में जो एलर्जी प्रेजेंट होती है तो क्या होता है कि एडिमा वगैरह डेवलप हो रहा होता है और सिक्रेटरी एक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। सिक्रेटरी एक्टिव एलर्जी में पता है ना कि काफ़ी ज़्यादा बंदे को छींकें वगैरह आ रही होती हैं, तो वो यही वजह होती है कि एक तो एडिमा हुआ हुआ है, दूसरा सिक्रेटरी एक्टिविटी भी ज़्यादा हो रही होती है, तो इसकी वजह से भी ये वाली कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट अगर हमने ओटाइटिस मीडिया को सही तरह से ट्रीट नहीं किया, यानी इनएडिक्वेट एंटीबायोटिक थेरेपी दी है, इसकी वजह से भी ये वाली कंडीशन डेवलप हो सकती है। अब ये कंडीशन क्या करवाती है कि ये जो मिडल ईयर का म्यूकोजा होता है ना उसको स्टिमुलेट करवाती है, यानी अगर हमने ओटाइटिस मीडिया को ठीक नहीं किया तो उसके रिजल्ट में जो मिडल ईयर का म्यूकोजा है वो स्टिमुलेट होता है, और उसके अंदर जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स या गोबलेट सेल्स या जो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा फ्लूइड की प्रोडक्शन होने लग जाती है। वायरल इन्फेक्शंस में हो सकता है जैसे एडिनो एंड राइनो वायरस, जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, वो भी इन्वेट करके मिडल ईयर के म्यूकोजा को स्टिमुलेट कर सकते हैं, उसकी सिक्रेटरी एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस की बात होगी। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स पेशेंट किन कंप्लेंट्स के साथ आएगा? ये ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है जो कि 5 से 8 साल के होती हैं। कंप्लेंट्स क्या होती हैं कि एक तो हेयरिंग लॉस होगा। अब ये जो हेयरिंग लॉस ज़्यादा नहीं होता, मतलब 40 डेसिबल हो सकता है। नेक्स्ट डिलेड एंड डिफेक्टिव स्पीच होगी। क्यों डिलेड डिफेक्टिव स्पीच होगी? क्योंकि जो बच्चा होता है ना जो वो सुनता है उसी के थ्रू वो आगे बोलना सीखता है, तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीच भी डिलेड एंड डिफेक्टिव होगी। अब इस कंडीशन में क्योंकि इफ्यूजन हो रही है तो जाहिर सी बात है कि इफ्यूजन प्रेशर इफेक्ट जनरेट करेगी, जिसकी वजह से कान के अंदर दर्द भी हो सकती है। ऑटोस्कोप पे हमें क्या नज़र आएगा? अब ये इंपॉर्टेंट है, ऑटोस्कोप पे हमें क्या नज़र आएगा? एक तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो डल एंड ओपेक हुई होगी और उसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्स लॉस हुआ होगा। उसकी अपीयरेंस येलोविश यहाँ पे ग्रेइश ब्लू इन कलर होगी। उसके अलावा उसके अराउंड ना ब्लड वेसल्स की थिन सी लैशेस हमें नज़र आ रही होती हैं, जैसे हमने पीछे डिस्कस की थी ना, जैसे कार्टविल अपीयरेंस होती है उसकी तरह से मिलती जुलती इसमें हो रही होती है, लेकिन इसमें ना थोड़ी सी कम होती है। जैसे हमने एक्यूट सेपरेटिव में कहा था ना कि पहले ऐसे लीश ऑफ ब्लड जैसे कार्टविल अपीयरेंस थी, बाद में मार्क यानी होल दी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो थी वो कंजेस्टेड हो गई थी, लेकिन इसमें उतनी नहीं होती, उससे थोड़ी सी कम होती है। ज़्यादातर बात करें ना पेरिफेरी और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, यही इन्वॉल्व कर रहा होता है।
इसमें भी बात करें तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में थोड़ी-थोड़ी रिट्रैक्शन हमें नज़र आ रही होती है। अब ये रिट्रैक्शन क्यों नज़र आ रही होती है? क्योंकि जब यूस्टेकियन ट्यूब का फंक्शन ख़राब होता है तो वो सही तरह से ड्रेन नहीं करता, जो गैसेज़ होती हैं वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है और ये वाला जो नेगेटिव प्रेशर है ये अल्टीमेटली रिट्रैक्शन करवा सकता है। लेकिन अगर वहाँ पर फ्लूइड की कलेक्शन हो रही है, जैसे हमें कहा कि सेक्रेटरी एक्टिविटी बढ़ी हुई है, तो उस कंडीशन में ज़ाहिर-सी बात है अगर फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है तो वो बल्जिंग शो करवाएगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, अगर ज़ाहिर सी बात है कि अगर नेगेटिव प्रेशर है तब भी उसकी मोटिलिटी ख़राब हुई होगी और अगर उसमें फ्लूइड कलेक्ट हुआ हुआ है तब भी, मिडल ईयर के अंदर फ्लूइड कलेक्ट हुआ हुआ है तब भी उसकी मोटिलिटी कम हो जाएगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अब हेयरिंग टेस्ट हम क्या परफॉर्म करेंगे? ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट पे ज़ाहिर सी बात है कंडक्शन का मसला आ रहा होगा, यानी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा, मिडल ईयर के अंदर फ्लूइड कलेक्ट हुआ हुआ है तो कंडक्टिव पाथवे के अंदर डिफेक्ट आ रहा होगा, यानी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस आ रहा होगा। ऑडियोमेट्री जब हम करेंगे तो हमें कंडक्टिव हेयरिंग लॉस नज़र आएगा 20 से 40 डेसिबल तक। अब ये कुछ कंडीशन में सेंसरी न्यूरल भी हो सकता है। क्यों सेंसरी न्यूरल हो सकता है? क्योंकि मिडल ईयर के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। अब ये जो फ्लूइड है वो राउंड विंडो के थ्रू जाकर फ्लूइड को आगे की तरफ जो फ्लूइड है उसको प्रेस करेगा। आगे की तरफ जब फ्लूइड प्रेस होगा तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस भी हो सकता है। अब ये वाला जो हेयरिंग लॉस है इसको हम कैसे कम कर सकते हैं कि हम फ्लूइड को ही इवैक्यूएट कर लें। जब फ्लूइड इवैक्यूएट होगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और जो ओसिकुलर चेन का आगे फंक्शन है वो ठीक हो जाएगा और जो आगे की तरफ कोक्लिया की तरफ वो प्रेशर अप्लाई कर रहा था वो भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आती है इम्पीडेंस टोनोमेट्री। अब ये हम परफॉर्म करते हैं बच्चों और इन्फेंट्स के अंदर। अब इसके अंदर हमें क्या नज़र आता है कि जब फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गई है तो ज़ाहिर सी बात है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की और जो ओसिकुलर चेन है उसकी कंप्लायंस कम हो गई। जब कंप्लायंस कम हो गया तो हमें फ्लैट कर्व नज़र आएगा। फ्लैट कर्व को हम टाइप बी कर्व भी बोलते हैं। इसकी हमने पहले भी बात की थी, दोबारा से देख लेते हैं। सो टिम्पैनोमेट्री में हमने ये वाली जो कर्व थी ना, बी कर्व, ये वाली कर्व बेसिकली इसके अंदर आ रही होती है। सो टाइप बी कर्व हमें नज़र आती है जब मिडल ईयर के अंदर फ्लूइड भरा होगा। सो नेक्स्ट प्रोसीजर हम कर सकते हैं कि हम एक्सरे करवा लें मेस्टोइड का। अब एक्सरे करवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो फ्लूइड कलेक्शन होगी वो कुछ ना कुछ फ्लूइड मेस्टोइड के अंदर भी गया होगा, तो ये वाला जो फ्लूइड होगा वो हमें एक्सरे पर नज़र कैसे आएगा? क्लाउडिंग हमें नज़र आएगी फ्लूइड की वजह से। नेक्स्ट हम इसकी ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम डीकंजेस्शन देते हैं ताकि एडिमा और जो एडिमा होगा यूस्टेकियन ट्यूब का उसको प्रिवेंट करें। कौन कौन से? एक तो टॉपिकली हम डीकंजेस्शन दे सकते हैं नेज़ल ड्रॉप्स में, स्प्रेस में, या फिर सिस्टेमिक रूट के थ्रू भी डीकंजेस्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट एंटी एलर्जिक में या एंटी हिस्टामिन दे सकते हैं। इनका भी काम ये होता है कि ये एक तो एलर्जी को कम करेंगे और एडिमा वगैरह प्रिवेंट हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स हम दे सकते हैं ताकि जो पीछे से एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया चल के आ रहा है या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर कोई हो रही है तो उसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर सकें। उसके अलावा मिडल ईयर की एरेशन को हम मेंटेन करके रखेंगे। कैसे मेंटेन करेंगे? हम पेशेंट को कहेंगे वल्सल्वा मनोवर रिपीटेडली परफॉर्म कर सके। वल्सल्वा मनोवर में बेसिकली हम ये करते हैं कि पेशेंट को कहते हैं कि अपनी नोस्ट्रिल्स को अपनी थंब से और इंडेक्स फिंगर से दबा ले अपनी नोस्ट्रिल को, मुंह के अंदर हवा भरे और कोशिश करे कि जो मुंह के अंदर हवा भरी है ना उसको कान से निकालता रहे। इससे क्या होगा कि इससे हम रिपीटेडली क्या करेंगे कि चांस मिलेगा कि जो सिक्रीशंस हैं ना ये मिडल ईयर से ड्रेन आउट होके आ जाए नेज़ोफेरिंक्स में, यानी ये एरेशन में हेल्प करता है। मेनली बात करें तो एरेशन में और जो ड्रेनिंग ऑफ फ्लूइड के अंदर ये हेल्प करता है। उसके अलावा कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे पोलैरिज़ेशन कर सकते हैं। उसके अलावा यूस्टेकियन ट्यूब के अंदर कैथेटर पास कर सकते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किए थे। अगर ये सारे काम नहीं कर सकते तो च्युइंग गम भी हम दे सकते हैं चिल्ड्रन को, ताकि वो रिपीटेडली swallow करे, जिसकी वजह से ट्यूब ओपन होती है। हमने बात की थी ना कि फिंगर टिम्पैनिक ट्यूब नॉर्मली तो बंद रहती है, लेकिन जब कोई बंदा स्वेलो करता है या छींक मारता है या योइंग करता है तो उस कंडीशन में वो ओपन होती है। ये बात होगी मेडिकल ट्रीटमेंट की। नेक्स्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट हम क्या क्या परफॉर्म करते हैं। एक तो मेनिंगोटमी करते हैं और उसके अंदर से हम क्या करते हैं कि हम एक इंसिजन बनाते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर और उस इंसिजन के थ्रू हम फ्लूइड को एस्पिरेट कर लेते हैं। सो ये ज़्यादातर हम ना ये कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जिसमें हम दो इंसिजन बनाते हैं, एक एंट्रो इन्फीरियरली बनाते हैं और एक एंट्रो सुपीरियरली बनाते हैं। यहाँ पर देखो ना, तो हमने दो बनाए हुए हैं, ये आगे वाली साइड है, ये पीछे वाली, एक एंट्रो सुपीरियरली और एक एंट्रो इन्फीरियरली बनाया हुआ है। इसको हम बियर कैन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम ग्रोमेट इंसर्ट करते हैं। अब ये ओस्पी का सबसे ज़्यादा फेवरेट सवाल होता है, ये आना ही आना होता है, एक तरह से समझ लो। ग्रोमेट हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पर, ये देखो ना ग्रोमेट इंसर्ट हुआ है।
यहाँ पे ऐसे। अब ये ग्रोमेट क्या होगा कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारी होती है ना, उसकी रीजनरेशन एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब भी हम कहीं पे इंसिजन वगैरह भी देना तो वो बहुत जल्दी हील कर जाती है, विद इन मिनट्स टू आवर वो हील कर जाती है। तो इस हीलिंग को प्रिवेंट करने के लिए ना हम ग्रोमेट इंसर्ट करते हैं। वो परसिस्टेंट ओपनिंग प्रोवाइड कर देता है, जिसके थ्रू जो फ्लूइड होता है वो बाहर की तरफ इवैक्यूएट होता रहता है। सो ये हम कर सकते हैं। उसके अलावा टिम्पैनोटमी या फिर कॉर्टिकल मेस्टोइडेक्टमी, जो मेस्टोइड एरिया भी अगर इन्वॉल्व हो गया तो हम कॉर्टिकल मेस्टोइडेक्टमी कर सकते हैं। उसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर भी कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि एडिनोइड की हाइपरट्रोफी हो सकती है, जैसे जिसमें हम एडिनोइडेक्टमी कर देंगे। टॉन्सिल बड़े हो सकते हैं, टॉन्सिलेक्टमी कर देंगे। तो ये सारे प्रोसीजर हम कर सकते हैं। अब इसने इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक लिखा है बायोफिल्म। बायोफिल्म बेसिकली ऐसा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है बैक्टीरिया का, जिसमें वो अपने सर्वाइवल को चांसेस को बढ़ा लेते हैं। कैसे बढ़ा लेते हैं कि वो जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो अपने इर्द गिर्द एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड की लेयर बना लेते हैं प्रोटेक्टिव। अब ये वाली जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड की लेयर होती है ना, इसमें न्यूट्रिशन तो पास कर जाते हैं, और इसके अलावा जो बैक्टीरिया का वेस्ट होता है वो भी बाहर की तरफ आ जाता है। लेकिन जो WBCs और एंटीबायोटिक्स होती हैं ना, वो अपना एक्शन इसके ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो बच के रह जाते हैं। नेक्स्ट, क्रॉनिक और सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया अपने आगे की तरफ क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है, कि ये क्या क्या करवा सकता है। ये ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की एट्रोफी करवा सकता है। उसके अलावा एटीलेक्टेसिस मिडल ईयर में करवा सकता है। अब एट्रोफिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमने पहले भी डिस्कस किया है। एट्रोफिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हम उसको तब बोलते हैं जब उसकी जो फाइब्रस लेयर होती है ना दरमियान वाली, वो गायब हो जाए, यानी उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाए, तो तब उसको हम एट्रोफिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि जब डिस्चार्ज बहुत देर तक मिडल ईयर के अंदर रह रहा है तो कंटिन्यूसली प्रेशर रिट्रैक्शन सॉरी बल्जिंग कॉज करवा रहे हैं ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, तो उसकी वजह से उसके अंदर एट्रोफी डेवलप हो सकती है। उसके अलावा बात करें तो एटीलेक्टेसिस क्यों हो सकता है। एटीलेक्टेसिस बेसिकली ऐसे हो सकता है कि ट्यूबल जो टिम्पैनिक सॉरी यूस्टेकियन ट्यूब है, उसका फंक्शन जब ख़राब होता है ना, तो जो मिडल ईयर के अंदर जो गैसेस होती हैं वो डिफ्यूज़ होकर चली जाती हैं ब्लड के अंदर, और अल्टीमेटली मिडल ईयर के अंदर ना नेगेटिव प्रेशर जनरेट होने लग जाता है। जब वो नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है तो वो मिडल ईयर की जो अंदर नेगेटिव प्रेशर क्या करता है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसको अंदर की तरफ खींच लेता है, यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की रिट्रैक्शन कॉज करवा देता है। सो ये बात होगी इसकी पहले पॉइंट की। नेक्स्ट आता है ओसिकुलर नेक्रोसिस। अब जब बहुत ज़्यादा रिट्रैक्शन होती है तो उसके रिजल्ट में रिट्रैक्शन पॉकेट्स बनती हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, जो कि आगे आकर पीछे की तरफ आकर जो ओसिकुलर चेन होती है उसके अंदर आकर नेक्रोसिस वगैरह कॉज करवाने लग जाती है, जिसके रिजल्ट में कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो जाता है। नेक्स्ट टेम्पैनोसेक्लेरोसिस होता है। टेम्पैनोसेक्लेरोसिस बेसिकली ऐसी कंडीशन होती है जिसमें चौकी डिपॉजिट होने लग जाते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर, जो कि हाइलाइनाइज कोलेजन से बने होते हैं। अब इसके रिजल्ट में भी क्या होता है कि जो ओवरऑल फंक्शनिंग होती है ओसिकुलर चेन की, वो भी ख़राब हो जाती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की कंप्लायंस भी डिफेक्टिव हो जाती है, जिसके रिजल्ट में कंडक्टिव डेफनेस हो जाती है। चलो रिट्रैक्शन पॉकेट्स और कोलेस्टियाटोमा हो सकता है। रिट्रैक्शन पॉकेट भी हमने डिस्कस किया कि जो इन्वेजिनेशन होती है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, वो होती है अंदर की तरफ, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो कोलेस्टियाटोमा भी बन जाता है। कोलेस्टियाटोमा बेसिकली कैसे बनेगा, स्क्वेमस लेयर होती है ना, वो मिडल ईयर के अंदर आकर कोलेस्टियाटोमा की फॉर्मेशन करवाती है। इसकी हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल से भी बात कर लेंगे। नेक्स्ट आता है कोलेस्ट्रॉल ग्रैनुलोमा। ये भी बन सकता है हमारे पास मिडल ईयर और मेस्टोइड के अंदर उसकी सिक्रीशंस की वजह से। तो ये बात होगी हमारे पास क्रोनिक सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया की। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे रिकरेंट एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और बैरोट्रोमा की। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।